हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गुड एंड हेल्दी। जैसा कि आप जानते हैं, आज की क्लास गद्यांश और पद्यांश से रिलेटेड क्लास होने वाली है, जो कि आपके एग्जाम के लिए एक स्कोरिंग टॉपिक है। गद्यांश और पद्यांश। अगर गद्यांश और पद्यांश को अच्छे से आप सॉल्व कर लेंगे तो 15 में से 15 नंबर आप ला सकते हैं। 15 में से 15 नंबर स्कोर कर सकते हैं आप। टोटल तो हिंदी आपका 30 नंबर का आता है, जिसमें से 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश और 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश और 15 नंबर जो है वो आपका पेडागोजी से आता है। किससे? पेडागोजी से आता है। ओके, तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिए और मैं इसमें आपको आगे दो टिप्स बताऊंगी, दो ट्रिक बताऊंगी, जिससे आपको एग्जाम में इस पैसेज को सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए गद्यांश और पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। ये रहे आपके गद्यांश, ये रहे आपके पूरे गद्यांश और इसके बाद मैं आपको पद्यांश करवाऊंगी, जो कि आपका कविता है ये सारे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम गद्यांश को सॉल्व करते हैं। गद्यांश को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये पूरे यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ऐसा पूरा गद्यांश नहीं पढ़ना है। ऐसा पढ़ेंगे बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। 2-3 क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद गद्यांश को पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीम के पेड़ का महत्व है क्योंकि। फर्स्ट ऑप्शन, वेदों में इसका वर्णन है। सेकंड ऑप्शन, इसमें बीमारियों को दूर करने की क्षमता है। थर्ड ऑप्शन, इसमें सफेद फूल खिलते हैं। फोर ऑप्शन, इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। अब 4 ऑप्शन हम लोग पढ़ लिए। अब इसके बाद हम पैसेज को पढ़ेंगे। चाहे तो आप सेकंड क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इसमें से नीम की कौन सी विशेषता नहीं है? नीम की विशेषता नहीं है। घनी छाया, औषधि गुण, सजावटी वृक्ष, कड़वी पत्तियां। अब हम पैसेज की ओर बढ़ते हैं। पैसेज में क्या है? नीम का पेड़ बहुगुणी होने से नीम का पेड़ बहुगुणी होने से वैदों की दृष्टि से कल्पतरु ही है। प्राचीन आर्य ऋषि मुनियों ने इसके अलौकिक गुणों का पता लगाया तथा इसे अति उच्च स्थान प्रदान किया। नीम के सेवन से कई तरह की व्याधियों व्याधियों मतलब समझ रहे हैं आप लोग, मतलब रोग। नीम के सेवन से कई तरह की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। केवल इसके पत्ते खाकर स्वस्थ जीवन व्यतीत करने वाले ओजस्वी एवं प्रसन्नचित्त विरक्त महानुभाव दुनिया में मौजूद हैं। यह पेड़ घनी और शीतल छाया, कैसा? घनी पेड़ और शीतल छाया प्रदान करता है। इसमें सफेद फूल खिलते हैं। वृक्ष बहुत पुराना हो जाने पर इसमें शुद्ध चंदन सी खुशबू आने लगती है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़े? चंदन की खुशबू आने लगती है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हम लोगों का? नीम के पेड़ का महत्व है क्योंकि। इसमें आप लोगों को एक बात और ध्यान देना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है पैसेज में एग्जैक्ट लाइन मिल ही जाए। जैसे कि हम ऑप्शन को पढ़ते हैं, वेदों में इसका वर्णन है, इसमें बीमारियों को दूर करने की क्षमता है, इसमें सफेद फूल खिलते हैं, इसके पत्ते गहरे हरे रंग के होते हैं। इसमें सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसमें बीमारियों को दूर करने की क्षमता होती है। जरूरी नहीं है जो पूरे पैसेज में आपको एग्जैक्ट लाइन ये मिल ही जाए। इसके कहीं 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 आपको पैसेज का भाव भी समझना होता है। क्या भाव भी समझना होता है कि वो लाइन कह क्या रहा है। एग्जैक्ट यही लाइन न मिलने के बजाय बल्कि आपको भावों को समझ करके ऑप्शन में टिक करना पड़ेगा। ओके, तो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है? हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? इनमें से नीम की कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? आपको निगेटिव पॉइंट बताना है। आपको उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा जो यहाँ पर पैसेज में दिया था। पैसेज के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना पड़ेगा। जैसे कि अगर इसमें बताया है कि नीम मीठा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पैसेज में उसका आंसर देना पड़ेगा। ओके, बट इसमें इस पैसेज में ऐसा दिया नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? घनी छाया। सेकंड ऑप्शन औषधि गुण। थर्ड ऑप्शन सजावटी वृक्ष। फोर ऑप्शन कड़वी पत्तियां। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें निगेटिव पूछा है तो नीम की कौन सी विशेषता नहीं है? घनी छाया ये तो होता है, सही है। औषधि गुण ये भी सही है। सजावटी वृक्ष, यस। थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका निगेटिव है कि नीम की कौन सी विशेषता नहीं है, तो सजावटी वृक्ष, ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और फोर क्या है? कड़वी पत्तियां, ये भी सही है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे क्वेश्चन क्या है ये भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका?
थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका, नीम के सेवन से कई तरह की व्याधियों से मुक्ति मिलती है। व्याधियों मतलब रोगों से, व्याधियों मतलब रोगों से मुक्ति मिलती है। रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है रोगों, सेकंड बाधाओं, थर्ड ऑप्शन व्यथाओं, फोर ऑप्शन बातों। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर हम किसका उपयोग कर सकते हैं? नीम के सेवन से कई तरह की रोगों में मुक्ति मिलती है। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, हम इस ऑप्शन को वहां पर रख सकते हैं। व्याधियों की जो व्याधियों शब्द है, इस शब्द के स्थान पर हम रोगों शब्द को रख सकते हैं। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर एक पैसेज से मतलब एक पद्यांश से एक पद्यांश से एक जो पद्यांश है आपके, एक पद्यांश से 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपका 3 से 4 क्वेश्चन इस पद्यांश से आएगा, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन आपका एक ग्रामर से आता है। किससे? ग्रामर से आता है, मतलब व्याकरण से आता है। तो आपको व्याकरण भी पढ़ना जरूरी है। इसमें ज्यादा अलग से व्याकरण नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस बेसिक ग्रामर आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, जिसमें आप बेसिक ग्रामर थोड़ा थोड़ा 10-15 मिनट का एक वीडियो बनाऊंगी, 2-3 वीडियो बना दूंगी, जो आप लोग वो बेसिक ग्रामर बस एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगा सब कुछ। और इसमें अलग से कहीं कुछ व्याकरण नहीं पूछता है, इसी पैसेज से ही पूछता है। पैसेज में जो कुछ दिया हुआ है उसी से रिलेटेड व्याकरण आपका पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? गद्यांश में कहा गया है कि नीम और पीपल के वृक्ष जिगरी दोस्त हैं, किस आधार पर यह कहा गया है? फर्स्ट ऑप्शन, नीम और पीपल के वृक्षों की कटाई ही पनपने लगती है और फिर से बड़े वृक्ष बन जाते हैं। सेकेंड ऑप्शन, नीम के वृक्ष और पीपल के वृक्ष सदैव पास पास ही उगते हैं। थर्ड ऑप्शन, नीम के वृक्ष के सूखने पर पीपल का वृक्ष भी सूख जाता है। फोर ऑप्शन क्या है? नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष दोनों एक दूसरे को छाया देते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। हमारा गद्यांश क्या है? हम लोग गद्यांश कहाँ तक पढ़े थे? शुद्ध चंदन सी खुशबू आने लगती है, यहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब इसके आगे पढ़ते हैं। इस पेड़ की कटाई होने पर भी उसकी जड़ें अपने आप ही पनपने लगती हैं और कुछ ही वर्षों में बड़ा सा वृक्ष पुनः स्थापित हो जाता है। इस तरह इस मामले में पीपल का पेड़ इसका जिगरी दोस्त होता है। जहाँ पीपल का चबूतरा बना हो उसके आस पास नीम का चबूतरा होता ही है। तो आपका आंसर मिल गया कि यहाँ से पढ़िए, देखिए, इस मामले में पीपल का पेड़ जिगरी दोस्त होता है, जहां पीपल का चबूतरा बना होता है उसके आस पास नीम का चबूतरा होता है। तो ऑप्शन में चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन था, नीम और पीपल के वृक्ष जिगरी दोस्त होते हैं, इसके आधार पर यह कहा गया। कौन सा? नीम और पीपल के वृक्षों की कटाई ही पनपने लगते हैं। नहीं, ये गलत हो जाएगा। नीम के वृक्ष और पीपल के वृक्ष सदैव पास पास ही उगते हैं। यस, सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नीम के वृक्ष और पीपल के वृक्ष सदैव पास पास उगते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थर्ड में क्या दिया हुआ है? नीम के वृक्ष के सूखने पर पीपल का वृक्ष भी सूख जाता है। नहीं, नीम का वृक्ष और पीपल का वृक्ष दोनों एक दूसरे को छाया देते हैं। नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे पढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है? वृक्षाच्छादित मार्ग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष सबसे उपयुक्त है? फर्स्ट ऑप्शन सफेदा, सेकंड नीम, थर्ड ऑप्शन बबूल, फोर ऑप्शन अशोक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमें इसमें पता है कि नीम ही होगा, लेकिन हम पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ओके, तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं सबसे पहले। वृक्षादित हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब यहाँ से पढ़ना है। वृक्षादित मार्ग के लिए नीम सबसे ज्यादा उपयुक्त पेड़ होता है। क्या होता है? नीम सबसे ज्यादा उपयुक्त पेड़ होता है। चिलचिलाती धूप में यह पेड़ राहगीरों को घनी शीतल छाया प्रदान करती है। तो आपका वो उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया नीम। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ऐसा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, बट क्वेश्चन पेपर में तो आप इजिली सबको सामने दिखता रहेगा और भी जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, नीम। ओके, वृक्षादित मार्ग के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? नीम। सफेदा नहीं, बबूल नहीं, अशोक नहीं। अशोक और बबूल का तो इस पैसेज में बात ही नहीं किया गया है।
सफेदा और नीम, इसमें कौन सा होगा? तो नीम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 60वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से विशेषण है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? दोस्त, पीपल, नीम, जिगरी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। अब यहाँ से आपका जो हिंदी ग्रामर होता है वो स्टार्ट हो गया। क्या? हिंदी ग्रामर, ग्रामर स्टार्ट हो गया यहाँ से। अब 2-3 क्वेश्चन ग्रामर से रिलेटेड आएंगे। ओके, इसलिए मैं बोल रही थी कि हिंदी ग्रामर भी पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि विशेषण कहते किसे हैं। संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है, क्या? विशेषता, जो विशेषता बताता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे जैसे काला कुत्ता, जैसे काला कुत्ता, तो यहाँ पर काला क्या है? विशेषण है। कुत्ता क्या है? संज्ञा है। तो इस कुत्ते की विशेषता बता रहा है कि कुत्ता काला है। वैसे ही ऑप्शन में आपको यहाँ पर बताना होगा कि कौन सा विशेषण है इसमें से। दोस्त, पीपल, नीम, जिगरी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्त, पीपल, नीम, ये तीनों आपके संज्ञा हैं। ओके, क्योंकि ये दोस्त जो है और पीपल, नीम ये नाम है। पीपल भी एक पेड़ का नाम है, नीम भी एक पेड़ का नाम है, और दोस्त ये भी संज्ञा है। जबकि जो जिगरी है ये आपका विशेषण है। क्या है? विशेषण है। तो 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। जैसे हम कह दें जिगरी दोस्त, अभी आपने पैसे में पढ़ा था जिगरी दोस्त, जिगरी दोस्त। तो यहाँ पर दोस्त क्या है? संज्ञा है, और जिगरी क्या है? विशेषण। तो जिगरी शब्द आपका विशेषण है। 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, जिगरी। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन। इस पेड़ की कटाई होने पर भी उसकी जड़ें वाक्य में रेखांकित शब्द हैं। फर्स्ट ऑप्शन समुच्चय बोधक, सेकंड निपात, थर्ड संज्ञा, 4 क्रिया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, निपात। निपात हम कहते किसको हैं? जैसे कि निपात ऐसे शब्द को कहते हैं जो किसी वाक्य में किसी शब्द या भाव पर जोर का भाव प्रकट करते हैं, जोर या स्वीकृति का भाव प्रकट करते हैं। जैसे इसी वाक्य में हम देखते हैं इस पेड़ की कटाई होने पर भी उसकी जड़ें, तो यहाँ पर भी लग जाने पर इस वाक्य में जोर दे देता है। और निपात में और कौन सा शब्द आता है? जैसे भी हो गया, ही हो गया, तक हो गया, मात्र हो गया, सिर्फ हो गया। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। मैं भी जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। कहने को तो ऐसा भी बोल सकते थे मैं जाऊंगा, लेकिन मैं भी जाऊंगा, इसमें भी लगने से मैं पर जोर आ जाता है। ओके, इस शब्द पर जोर दिया जा रहा है कि मैं भी जाऊंगा। और जैसे ही शब्द को लेंगे, ही के लिए राम ही आया। क्या? राम ही आया, राम ही आया। तो यहाँ पर राम पर जोर दिया जा रहा है। तो ऐसे ही शब्द, इन्हीं सब शब्द को, जैसे ही हो गया, भी हो गया, तक, मात्र, सिर्फ, ये सारे शब्द आपके निपात हैं। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, भी शब्द जो है वो निपात है। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। राहगीर का पर्यायवाची शब्द है। फर्स्ट ऑप्शन यात्री, यात्रा, पथ, राह। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राहगीर का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, यात्री। यात्रा, पथ, राह, ये सारे ऑप्शन नहीं है, तो फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो रहे अब उतने गद्यांश। अब यहाँ से आपका पद्यांश स्टार्ट हो जाता है। यहाँ इस पद्यांश में भी आपको वैसे ही करना है सॉल्व जैसे आपने गद्यांश को सॉल्व किया था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, उसके बाद हम इस पद्यांश को पढ़ेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? कविता में कवि किन दिनों की याद कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन बुआ के घर, अम्मा के घर, अपने बचपन के, प्रसाद मिलने के। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें कविता, वो जो पद्यांश है उसको पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आगे भी पढ़ लेते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। कवि किस दिन अपनी अम्मा के घर पहुंचा? कहाँ? अपनी अम्मा के घर। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। तो चलिए अब हम लोग पद्यांश को पढ़ लेते हैं। पद्यांश में क्या दिया हुआ है? ताड़ों पर झूलते पतंग दिन बचपन के बीत रहे बुआ के विधवा दिन 55 के। अम्मा के ऐनक पर बरसों से जमी धूल, रक्षा रामायण पर गुड़हल का एक फूल।
दोने से निकाल कर प्रसाद दिया मंगल का, आंखों से प्यार छलका, आंखों से प्यार लगा अब छलका तब छलका। तो इस पोयम में यहाँ तक हम लोग कहाँ तक पढ़े? अब छलका तब छलका, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कविता में कवि किन दिनों की याद कर रहा है? तो बचपन की याद कर रहा है। क्या? अपने बचपन के दिन याद कर रहा है, बचपन। तो फिर 9 नंबर के ऑप्शन को, सारे ऑप्शन को हम लोग पढ़ते हैं। बुआ के घर के, अम्मा के घर के, अपने बचपन के, प्रसाद मिलने के। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, अपने बचपन के। देखिए फटाफट तुरंत मिल गया। एक बार अभी हम लोग पैसेज पढ़ते पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को पढ़ते, फिर उसके बाद हम पैसेज में ढूंढते आंसर को, तो इसमें डबल टाइम आपका चला जाएगा। इसलिए मैं बोलती हूँ सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके ऑप्शन को पढ़ लें, तब जाके उस गद्यांश या पद्यांश को पढ़ेंगे, आपको बहुत जल्दी उसका आंसर मिल जाएगा। आगे हम 10 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है? कवि किस दिन अपनी अम्मा के घर पहुंचा? तो अभी हम लोग क्या पढ़े थे? मंगलवार। क्या पढ़े थे? मंगलवार। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पद्यांश में, गद्यांश में हम आपको दिखाते हैं। पद्यांश में मैं आपको दिखा रही हूँ कि कहाँ पर दिया है, मंगलवार। रक्षा रामायण पर गुड़हल का एक फूल, दोने से निकाल कर प्रसाद दिया मंगल का। क्या? मंगल का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आंचल का बार बार आंखों तक जाना किस ओर संकेत करता है? फर्स्ट ऑप्शन, आंखों की कमजोर दृष्टि को साफ करने की ओर। सेकंड ऑप्शन, आंखों में पड़ी धूल को साफ करने की ओर। थर्ड ऑप्शन, आंखों से बहते आंसुओं को छुपाने की ओर। फोर ऑप्शन, खुशी के आंसुओं को पोंछने की ओर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए हम लोग पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है? हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? प्रसाद दिया मंगल का, अब छलका तब छलका, यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। आंचल क्यों बार बार आंखों तक जाता है, आंसू का खुशियों से यह कैसा नाता है? तो आपका आंसर मिल गया कि खुशियों के आंसू हैं। कौन से? खुशियों के आंसू हैं। पढ़ते हैं इस ऑप्शन को फिर से। आंखों की कमजोर दृष्टि को साफ करने की ओर नहीं, आंखों में पड़ी धूल को साफ करने की ओर नहीं, आंखों से बहते आंसुओं को छिपाने की ओर, ये भी गलत हो जाएगा। फोर ऑप्शन क्या है? खुशी के आंसुओं को पोंछने की ओर। यस, फोर फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, खुशियों के आंसुओं को पोंछने की ओर। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह है, यह भाव कविता की किस पंक्ति से पता चलता है? मंगल का प्रसाद देना। सेकेंड ऑप्शन, रामायण पर रखा गुड़हल का फूल देना। थर्ड ऑप्शन, आंखों से प्यार का छलकना। फोर ऑप्शन, ऐनक पर धूल जमना। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट बताइए। हम लोग पूरे जो पोयम था, हम लोग उस पूरा पोयम को पढ़ चुके हैं, पूरे कविता को पढ़ चुके हैं। कवि और परिवार के बीच का जो गहरा स्नेह है, वो मंगल का प्रसाद देना नहीं, रामायण पर रखा गुड़हल का फूल देना ये भी नहीं, आंखों से प्यार का छलकना। यस, थर्ड विल बी द करेक्ट ऑप्शन, आंखों से प्यार का छलकना, ये कवि और परिवार के बीच का स्नेह है। इस पंक्ति से पता चलता है कि कवि और परिवार के बीच गहरा स्नेह है। ऐनक पर धूल जमना नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। आइए हम एक बार पद्यांश को पढ़कर दिखा देते हैं। यहाँ से पढ़ते हैं। आंखों से प्यार लगा अब छलका तब छलका, आंचल क्यों बार बार आंखों तक जाता है, आंसू का खुशियों से यह कैसा नाता है? तो यहाँ पर मिल गया आपका आंसर, आंखों से प्यार लगा। आंखों से प्यार का छलकना, यह आपका कवि और परिवार के बीच का गहरा स्नेह के भाव को प्रकट करता है, ये वाला लाइन कविता का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? ऐनक, रामायण, पतंग और छलका। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। यहाँ से आपका ग्रामर स्टार्ट हो गया। क्या? ग्रामर स्टार्ट हो गया। ओके, तो फोर विल बी द करेक्ट ऑप्शन, छलका। छलका शब्द आपका इन सारे समूह से भिन्न है। क्यों? क्योंकि ऐनक, रामायण और जो पतंग है, ये सारे ऑप्शन तीनों क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। ऐनक जो है ये भी एक वस्तु है, रामायण किसी बुक का नाम है, पतंग ये भी किसी वस्तु का नाम है, और जो छलका है यह क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। छलकना, आंसू छलकना, यह क्या है? क्रिया। तो ये फोर ऑप्शन छलकना आपका सारे समूह से, सारे शब्द से भिन्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन। दिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, शब्द के पीछे लगने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए कोमलता, कोमलता, तो कोमल एक शब्द है
और ता जो है ये प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। तो जो शब्द के पीछे लगता है उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं, और जो शब्द के आगे लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में प्रत्यय पूछा है तो हमें प्रत्यय बताना है। तो दिन शब्द में किस प्रत्यय को, इन सारे ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जिसको हम जोड़कर प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? इक, इत, ई, आ, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फटाफट आंसर करिए। तो आपका फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, इक। दिन में अगर हम इक जोड़ देंगे, दिन में अगर हम इक जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? दैनिक। दैनिक। ओके, क्या बन जाएगा? दैनिक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपका टोटल 15 में से कितना स्कोर बना। ओके, अपना स्कोर जरूर काउंट किया करिए, क्योंकि एग्जाम ज्यादा टाइम है नहीं। वैसे भी एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया है। देखिए 1-2 हफ्ते हो सकता है आगे बढ़ सके, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी करते रहिए। ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 1-2 हफ्ते बस इतना ही मिल सकता है। ओके, तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर काउंट किया करिए, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फूल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन प्रसून, पल्लव, कृष्णलय, तृण। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए प्रसून। फूल का पर्यायवाची शब्द प्रसून है। और ये जो पल्लव, कृष्णलय, तृण, पल्लव ये किसका पर्यायवाची है? पल्लव नया का पर्यायवाची है, या फिर कोमल पत्ता, कोमल पत्ता। ओके, कृष्णलय भी कोमल पत्ते का एक पर्यायवाची है। तृण मतलब घास, यह घास का पर्यायवाची है। तो हमारा फूल का पर्यायवाची प्रसून है। फर्स्ट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ये रहे आपके टोटल 15 क्वेश्चन, गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश और पद्यांश को ज्यादा पढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। थोड़ा सा अगर आप इसमें टाइम दे देंगे एग्जाम के पहले, तो एग्जाम में आपको बहुत जल्दी एग्जाम में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। और थोड़ा बहुत तो बेसिक ग्रामर नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितना इसमें पैसेज गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन पूछ रहा है, उतना ही ग्रामर से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए आपको ग्रामर भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज रहेगा तो आप इसमें गद्यांश और पद्यांश प्लस लैंग्वेज में पूरा 30 में से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 30 में से 30 ला सकते हैं, नहीं तो 28-29 तो ला ही सकते हैं इजिली, बिना उतना मेहनत किए हुए। ओके, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।